प्रिय साथियों, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर पंजिका जारी होने के बाद आप लोगों का विशेष प्यार और दुलार हमको बार बार आभार प्रकट करने के लिए विवश करता है। इस बीच में हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में डिक्लेरेशन के बाद बच्चों का उससे जुड़ने का क्रम हमको और मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध करता है। हमको अपने अध्ययन के द्वारा आपके अध्ययन में सहयोग को सार्थक दिशा तक बढ़ाने और उसको उच्चतम बिंदु के उस शीर्ष तक पहुंचाने जहां से आपको मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित हो, उस प्रयास को नया संबल प्रदान करता है। इन सभी मनोभावों के लिए जो मैं आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके स्नेह का आत्मबल है और कुछ नहीं। अध्ययन के तरीके में जो मुख्य परीक्षा के तौर पर सार्थक दिशा में देखा जाता है, उसमें कोई भी तैयारी हो, किसी भी स्तर पे हो, बिल्कुल नवीन क्यों ना हो, बिल्कुल नवीन क्यों ना हो, ध्यान रखिए, बगैर शेड्यूल के पॉसिबल नहीं है। आपने कभी गौर किया है 2024 कौन कहे 2027 में 2030 में आगामी खेल प्रतियोगिताओं की सूची किस दिन पे, किस स्टेडियम में, कितने बजकर कितने मिनट पर प्रतियोगिता संपन्न होगी। आपसे जीएस प्रीलिम्स में अक्सर सवाल पूछते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फला वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता, संभावित प्रतियोगिता, नेक्स्ट प्रतियोगिता कहाँ, कब और किस प्लेस पर वर्तमान होगी। आपने कभी इस पर सूक्ष्मता से गौर किया है? आपको ये पता होगा प्रत्यक्ष रूप से, हो सकता है उसमें तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन ऐसी हों जिनको खेल प्रतियोगिताओं से सिवाय इसको रटने या प्रतियोगिता में हल करने मात्र के सिवाय कोई अन्य इंटरेस्ट ना हो। मैं इस बात को एक साइड में रख के एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान खींचूंगा। ये पेशेवर प्रतियोगिताएं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खेलो इंडिया के एक स्वर्णिम भविष्य वाले योजना के पहले भी आप ये जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड बीसीसीआई का जो मोन कंट्रोल है क्रिकेट पर, गलियों गलियों में खेला जाता है, सब परिचित हैं। आप पिछले 2 महीने से, क्या इस महीने से देख रहे हैं, खास करके जब से इंडियन वुमेन अंडर 19 हमारी बच्चियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। आप देखें उन पर जो लग रही हैं बोलियां। आप याद कीजिए जब बांग्लादेश से भारत वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के पहले वाला लीग मुकाबला हार गया था और उस खेल के जो कैप्टनशिप थी वो वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ सर के कैप्टनशिप में वो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। बहुत सारे अधिवक्ता बंधु निश्चित तौर पे जानते होंगे। इन बातों का कहने का मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। उनकी कैप्टनशिप, उनका इंजीनियरिंग माइंड सब फेल कर गया था। इंडिया बुरी तरीके से हारी और उसी हार के बीच से क्या निकला, आईपीएल। आपसे जीएस में पूछा जाता है कि आईपीएल का चौथा संस्करण इस साल संपन्न हुआ, अगला संस्करण कहाँ संपन्न होगा, उसका फाइनल कौन जीता, गोल्डन बॉल कौन जीता, गोल्डन बैट कौन जीता, इत्यादि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट जगत में सन 80 के पहले भारतीय उपमहाद्वीप में, खास करके भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए हॉकी जब ध्यानचंद जादूगर हुआ करते थे और ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था हमारा टीम,
हमारा राष्ट्रीय खेल यूं ही नहीं बना हॉकी। आप ये ध्यान दें कि इन स्थितियों में समय करवट लेता गया, लेकिन सर्वकालिक रहा क्या क्रिकेट। 83 में जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती, तब से लेके आज तक आपने इस बात को कभी अमल में लाया कि इतना पेशेवर ये प्रतियोगिता है। आईपीएल की सूचियां पहले से बिक रही हैं, नीलामी की डेट पहले से सट्टेबाजों को पहले से पता है। मलिन बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति जो बीड़ी पीता है, चरस भांग नशीले का कोई अंत नहीं है, दारू पीता है, आप उस नशेड़ी से पूछें कि आईपीएल की डेट नेक्स्ट क्या है, तो सट्टे की वजह में इन्वॉल्व होने की वजह से वो बताएगा। हम आपका ध्यान खींच रहे हैं कहां? शेड्यूल और पैसा। नियंत्रित होकर अनुशासन परक किए गए पेशेवर की लोकप्रियता का नतीजा देखिए कि सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है क्रिकेट जगत में। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। फिडे विश्व संस्था है जो शतरंज प्रतियोगिताओं को आयोजित करती है। भारत में भी शतरंज प्रतियोगिता को कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी है। फुटबॉल कुश्ती आप देख रहे हैं, और पिछले 2 साल से, कोरोना के साल से कह सकते हैं या कोरोना के चले जाने के बाद से कह सकते हैं, हर खेल में सूचीबद्धता, जो अनुशासन ट्रेडिशनली रूप से क्रिकेट और हॉकी में था, धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के गेम खेलो इंडिया के चलते उसी शेड्यूल, उसी अनुशासन का अनुकरण अन्य गेम भी कर रहे हैं, और उसके जुड़े प्रतियोगी भी अपना नाम देश स्तर पे नहीं विश्व स्तर के क्षितिज पर चमका रहे हैं। चाहे वो पैरा ओलंपिक गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पैरा ओलंपिक गेम के भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा गया। 99% लोगों ने यह गलत किया, नीरज चोपड़ा का टिक मार के। उनको ये खबर नहीं थी कि क्वेश्चन पैरा ओलंपिक का पूछा जा रहा है और हम जनरल ओलंपिक का बता रहे हैं। जानबूझ के हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति या जो परीक्षा सेल की पीठ है जो पेपर्स तैयार करती है, उसने क्वेश्चन रखा था। आप इन बातों का मतलब समझें। सूक्ष्म अवलोकन और चीज़ों के प्रति पेशेवर होना। अगर ये सारी चीज़ें यानी खेल जगत में जो सिर्फ लोकप्रियता और मनोरंजन का मात्र आधार है, इनसे राष्ट्र गौरव का भी बोध होता है, व्यक्तिगत गरिमा से कहीं ज़्यादा राष्ट्र गौरव। लेकिन आप जिस पेशे में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अधिवक्ता, एक जनरल किसी तहसील, जिला मुख्यालय, कमिश्नरी या जिला कचहरी, कलेक्ट्रेट या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी बैंक में, बैंक के लीगल एडवाइज़र के हैसियत से कहीं भी आप हों, सबसे फर्स्ट जो चीज़ आप में जुड़ती है पर्सनल डिग्निटी, व्यक्तिगत गरिमा। अगर आप विद्वता से पूर्ण हैं और अहंकार से रहित, ये इसलिए मैं तुरंत जोड़ दिया क्योंकि विद्वता से परिपूर्ण को मैंने पाया है अपने लाइफ में 10 में से 9 मामले में अहंकार से ग्रसित। अहंकार अगर आपको छू न जाए, पराभव हो, आप में एक गजब की निर्मलता हो, चित्त शुद्धि हो, और आप किसी आकांक्षा से भरे ना हो और ज्ञान से ओतप्रोत हो। ज्ञान से ओतप्रोत होना अलग बात है और ज्ञान से मात्र भरे होना अलग बात है। आप जिस पेशे की तैयारी कर रहे हैं जी जामा से, हो सकता है अभी आप नई तैयारी करने वाले हों और आपके माइंड सेट में भीतर केवल अभियोजन अधिकारी चल रहा हो कि छोटा सिलेबस है, हम ये क्रैक कर लेंगे। स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रहे, चाहे आप एपीओ पे जाएं, चाहे आप जूनियर डिवीजन में मुंसफी पे जाएं, चाहे एचजेएस में जाएं, या आप और खुशकिस्मत वाले हों, प्रैक्टिशनर्स हों, आपका फेथ और सब चीज़ें काउंट होकर के आपको हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बनाए, आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति तक जाएं, कहीं भी किसी भी का एक दूसरे से रत्ती भर व्यक्तिगत गरिमा कम नहीं होती, कम नहीं सोचनी चाहिए। मतलब जूनियर डिवीजन का न्यायाधीश जब वारंट निकालता है तो भारत के नागरिक की हैसियत से अपराध में खिंचा हुआ व्यक्ति, अपराध से आरोपी व्यक्ति के प्रति वो किसी के प्रति इंक्लूड हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। अब सीआरपीसी का सेक्शन मुझे ना बताना पड़े,
इसका परिप्रेक्ष्य कभी आपने समझा? ये जो गेम की मैं भी बात कर रहा था उसका भी इससे कनेक्शन है। ये पूरे राष्ट्र में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है और किसी के प्रति हो सकता है। 133 सीपीसी और क्रिमिनल लॉ के स्पेशल सेक्शन स्पेशल प्रोविजन को एक्सेट्रा में रखते हुए जिनको विशेषाधिकार हासिल है, लेकिन वो भी अगर उस सत्रावसान के पीरियड में नहीं है, सत्र काल की पीरियड नहीं है, सत्रावसान के पीरियड में है, तो भी धर दबोचे जा सकते हैं। वारंट कौन निकाल रहा है? जूनियर डिवीजन का एक वो न्यायाधीश जिसको अभी बमुश्किल साल भर की सजा देने की पावर है, सेकेंड क्लास। कभी आपने ये गौर किया, उसी कोर्ट में जो पक्षकार, मान लीजिए ऐसा कोई मसला है जिसमें सरकारी वकील के विद्वतापूर्ण बहस की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, किसी बड़ी हाई अथॉरिटी बॉडी को वारंट कटा है, यूं ही थोड़े कट जाता है, उसमें भी तो अकल चाहिए, उसमें भी तो प्रोसीजर का प्रयोग होता है। प्रोसीजर यूं ही मजिस्ट्रेट नहीं, वो एविडेंस देखता है। कहने का अर्थ यह है कि आप चाहे एकदम छोटे पद प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पे ही क्यों ना हो, मैं कहता हूं साधारण अधिवक्ता ही क्यों ना रह जाएं, जिला कचहरी में, तहसील में, आपकी डिग्निटी वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। ऐसा गेम में नहीं है, ऐसा अन्य किसी पेशे में नहीं है। कितने भी बड़े अधिकारी हों, इस व्यक्तिगत गरिमा को नागरिक, सिटीजन या अन्य कोई पर्सन इस तरीके से टेक ओवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप विधि के नुमाइंदा हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा में आकर, चाहे आउट ऑफ जुडिशरी। विधि का नॉलेज रखने का अर्थ होता है समाज का सबसे प्रबुद्ध, विवेकवान, स्फूर्तवान, तेजवान, गरिमा से लदा हुआ व्यक्तित्व। वो गेम से नहीं हासिल हो सकता। राष्ट्र गौरव का बोध होगा, पर्सनल डिग्निटी वो नहीं देता। आपके साथ सेल्फी खींचने वालों की भीड़ लग जाएगी, आपसे कोई भय नहीं खाएगा गलत करने वाला। नीरज चोपड़ा कितनों भाला फेंक दें, सचिन तेंदुलकर कितनों रन बना दें, उनसे कोई अपराध, उनके सामने अपराध करते हुए कोई डरेगा? हम आपसे पूछते हैं कि तेंदुलकर साहब यहां खड़े हैं, इनके डर के मारे नहीं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपके रोम रोम से प्रत्यक्ष ऊर्जा बहती है क्या? लेकिन बहेगी उसी शर्त पर जब आप स्किलफुल हो, आपका नॉलेज में पेवर्टी हो, आपने एकेडमिक रूप से और एकेडमिक के बाद जितनी उम्र आप बढ़ रही है, आपने अपने आप को पिरोया हो। कहाँ? इन स्टडी, इन डिसिप्लिन, इन लिबरल माइंडसेट। आपका उदारवादी मना, उदार मना होना चाहिए, एग्रेसिव नेचर नहीं, अति चुप नेचर नहीं, अति बोल नेचर नहीं। ये सब व्यक्तित्व के वो सौष्ठव हैं जो इंटरव्यू कक्ष में तो दरकार होते हैं परीक्षण के, लेकिन ये इसकी परीक्षा नहीं हो पाती। जो लिमिटेशन पीरियड, जो संयोग समय, जो पीठ बोर्ड आपका पड़ा, उसका भी माइंडसेट मायने रखता है, लेकिन दरकार होती है। आपके ऊपर एज ए लॉ का स्किलफुल पर्सन, सिंपल जो न्यू कमर, अभी उसने बार, स्टेट बार में अपना केवल रजिस्ट्रेशन कराया है बीसीआई का एग्ज़ाम देकर, उस पर भी डिग्निटी उतनी ही हाई लेवल की है जितना सीजेआई के ऊपर है। अपने जिम्मेदारी, अपने इस कर्तृत्व और अपने इस विशेष इंपॉर्टेंस को खोने न दें, ऊर्जा से लवरेज रहें। वो कैसे हो सकता है? इसी अर्थबोध से आपके पास डिग्री है, आपने पढ़ाई भी करी है, लेकिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं। आप हमेशा अपने आप को काउंट करते हैं फटीचर वकीलों में। आप उस टाइप के वकीलों में अपनी बराबरी और अपने आप को जोड़ लेते हैं जो नेताओं के पीछे घूम घूम कर अपने पूरे विधि के पेशे को चकनाचूर करते चलते हैं। उनका दोष ऐसे हरकत करने वालों में नहीं है। वास्तव में
विधि की पढ़ाई में जो सारहीनता उपजी है पिछले 20 साल में, लगातार पिछले 5 साल में हर विश्वविद्यालय में जिस तरीके से घटोत्तरी क्रम में विधि का पराभव हो रहा है अध्ययन का, उससे ऐसे बेफिक्री किस्म के, जिनको वैसे भी शब्दों से संबोधित करूं तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ तो हो, ला की डिग्री तो उनके पास है ही, लेकिन ये कठोर शब्द कहने में मुझे गुरेज नहीं कि वो इस पेशे की डिग्निटी को तार तार किए जाते हैं। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि वो जो काला कोट और बैंड लगाकर किसी नेता के पीछे, किसी मतलब जिसका सबसे हाई होना चाहिए वो सबसे पीछे खड़ा दिखता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई वो होगा, वो अपने अपने दायरे में है, ला वो जानता है। आप उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए वो आपसे गाइड होगा कि आप उससे, लेकिन आप ऐसे अपने ही कर्तृत्व के चलते ऐसे पीछे खड़े हैं हर व्यक्ति के पीछे। या तो आपकी निगाह गिद्ध दृष्टि वाली हो गई है। यह सब क्यों होता है? यह कुप्रवृत्ति क्यों पनपती है? विधि के बिल्कुल अधकचरे ज्ञान की वजह से। वो आत्मबल आप में पनपेगा ही नहीं। आपको यही दिखाई देगा कि नंबर 2 का काम करना है। बार हाई कोर्ट का हो, चाहे जिला कचहरी का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे कलेक्ट्रेट का हो, ध्यान रखना 80% केस में आपको मिलेगा, इलेक्शन लड़ने वाले नए युवा में भी देखने को मिल रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहते। शॉर्टकट से उनको पद चाहिए, पहचान चाहिए, ठीका मिलना चाहिए, बड़े बड़े नेता अधिकारी मंत्रियों से टच हो जाना चाहिए। ये गलत मानसिकता है। ये उसी लोकप्रियता को जल्दी से पाने की मानसिकता है जो खेल पृष्ठभूमि में कई खिलाड़ियों को बर्बाद कर चुकी है। आपने विनोद कांबली का नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जब पिच पे उतरते थे, मुझे याद आता है 92-93 का ज़माना, लगता था खिलाड़ी विनोद कांबली भी, लेकिन विनोद कांबली का कोई भविष्य दिखता है आपको? कभी इसके बारे में गूगल पे सर्च करके देखना। अपने व्यक्तिगत भौंडेपन, अहंकार और व्यक्तिगत कुप्रवृत्तियों के जो उसके अंदर बसती थी, उसके चलते आज वो रोड पे है। वही वकालत का पेशा आपको पाव भर मार्केट में सामान, और पाव भर छोड़िए, आपको 5 रुपए की चाय लेने के लिए मुश्किल में डाल सकता है, मोहताज हो सकते हैं। और वही वकालत का पेशा आपको समाज का सबसे गरिमामय व्यक्तित्व से भर देगा। आज भी इस करप्टेड और पोल्यूटेड वातावरण में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रहे, नॉलेज ऐसी जिसमें अहंकार न घुसा हो। मैंने स्पष्ट एक बार फिर करूंगा, 10 में से 9 नॉलेज वाले को मैं अहंकार से ग्रसित पाया है हमने। अहंकार और मेरा कोई चुरा ना ले, एक और मानसिकता होती है, मेरा कोई चुरा ना ले, उसको भी पता ना चल जाए। यह निम्न स्तरीय मानसिकता आपको बिल्कुल 2 कौड़ी का साबित करती है। हो सकता है आप व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों के मकान में रहते हों, लेकिन ध्यान रखिए, आपका ये आभा मंडल आपके ही द्वारा बनाया गया वही रावणी लंका है जो जल के खाक हो जाती है और अंत में खुद भी शहीद हो जाएंगे। आपके जाने के बाद आपको मन और आत्मा के लेवल पर कोई नहीं पूछेगा। ऐसे लोगों से क्षेत्र पड़ा हुआ है, अफसरशाही हो, जुडिशरी हो, कोई सेक्टर हो। तो आज की बातें प्रेरक यहाँ तक, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चलेंगे, कल को कंटिन्यू करेंगे सीपीसी के स्टोरी पर। हम लोग ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के मुद्दे पर एक स्टोरी नुमा बातों के चर्चा में अग्रगमित हैं। आइए शुरू करते हैं। तथ्यों की पूर्ण जानकारी और लागू विधि एवं नियम विनिश्चित करने के बाद, यहां तक कल हो गया था, न्यायिक निर्णयों की खोज करनी चाहिए। जजमेंट को अगर बुलेट प्रूफ अपने अकॉर्डिंग जज साहब से प्राप्त करना है, हासिल करना है,
तो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इंगित कर दूं, मेन परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ये जो भी बोल रहा हूं आपके उत्तर में भी झलकना चाहिए। चाहे आप ट्रस्ट एक्ट पे लिख रहे हो, चाहे रेवेन्यू पे लिख रहे हो, चाहे सीपीसी पे लिख रहे हो, चाहे आप प्रोसीजर के तीनों पार्ट में से किसी पर भी आंसर लिख रहे हो, मौलिक विधि के किसी भी टॉपिक पर आप आंसर लिख रहे हो, ला के किसी भी टॉपिक पर आंसर लिख रहे हो, तो जजमेंट इन द क्रूशियल एरिया, देखिए, यथासंभव उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संकलित करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? आपको तो खुद पता है, हाई कोर्ट का भी अगर डबल बेंच का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ओवर रूल किया है तो उस डबल पीठ के जजमेंट का कोई सार नहीं रहा। ऑल टू ऑल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके कहने का अर्थ ये भी नहीं, किसी दो समान पीठ के अलग अलग हाई कोर्ट के निर्णय अगर समान मतांतरों में रहे हैं और खुदा न खास्ता उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय वर्तमान नहीं है, तथ्य स्पष्ट नहीं है, तो समान कोर्टों के, अलग अलग हाई कोर्टों के दिए गए निर्णय ओवर रूल नहीं करते और वो उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर प्रभावी होते हैं। ये तो पॉसिबल है ना कि आप जिला कचहरी के वकील हो, आप रेवेन्यू के लिए तहसील में हो, कलेक्ट्रेट में हो, पॉसिबल है कि नहीं है? चकबंदी के देख रहे हो मैटर। तो इन सब स्थितियों में आपको यह ध्यान रखें कि इस पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी उस वकील की गरिमा सरकारी वकील भी नाक में दम कर देते हैं प्राइवेट वकील। प्राइवेट वकील होना गौरव का विषय है, निराशा हताशा का नहीं। हमको पढ़ाने वाले गुरु, फिर एक बार उनका नाम याद आ रहा है, मैं उनका नमन करता हूं, अविनाश अजेला सर, अक्सर कहते थे कि जो भाग्य का मारा होता है वो सरकारी वकील बनता है, और जिस पर दया कृपा होती है, जो दिमाग से बहुत प्रवीण होता है, वो नामी गिरामी प्राइवेट वकील बनता है। उसके आगे सारा कानून का हेड डिपार्टमेंट सिजदा करता है। विद्वान अधिवक्ता के सार गर्भित बहस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, न्यायमूर्ति फला, आप इतने बड़े पैसे को हवा में उड़ा रहे हैं, इतना हताश निराश हैं। पढ़िए, रात रात भर पढ़िए, जमकर पढ़िए, समय जब मिले तब पढ़िए, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़िए। ये आपके जजमेंट राइटिंग में ही नहीं, आपको जो हर प्रश्न पत्र में उत्तर देना है, जो मैं टेस्ट सीरीजिया लूंगा, आप कहाँ से हैं, कितने दिन से पढ़ते हैं, किसके अनुरक्षण में आपने पढ़ाई की है, डजन मैटर। हमको जो उत्तर आप लिख के देने वाले हैं उसमें हम यही सब देखने वाले हैं, कितना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको फैक्चुअल बेस्ड पे याद है, कितना सटीक आप उसका कोडिफाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह देने का मतलब सारे नहीं, जिसमें गाइडलाइन हो, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हों। आगे, न्यायिक निर्णयों का उद्धरण वाद की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेशक 141 आर्टिकल, उसको कौन ओवररूल करेगा भाई? कौन न्यायमूर्ति, कौन न्यायाधीश, कौन सीजीएम, एसीजीएम, एडीजे, किसी की हिम्मत है? इसको ध्यान में रखना है। परंतु बेहतर है कि पहले रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल उपबंधों को देखिए। आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं इनप्लेंट, वो भी तब जब उसकी प्रिपरेशन है, उसी समय, ये नहीं कि जब ट्रायल शुरू हो गया तब। नो, क्रिमिनल अगर देख रहे हैं तो चार्ज फ्रेमिंग के पहले, जब आपका प्लेंटवा दाखिल होगा, चार्जशीटिया पहुंच गई है, आपको रिटन स्टेटमेंट लगाना है कि नहीं लगाना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल उपबंधों की व्याख्या की जाए और इसके समर्थन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जजमेंट डाले जाएं। इस प्रकार सर्वप्रथम सुसंगत सांविधिक उपबंधों, और यदि संविधान के उपबंध भी लागू होते हैं तो संविधान के उपबंधों का भी उल्लेख करना चाहिए। उनका निर्वचन अक्सर देखें आर्टिकल 14 की दुहाई देते हुए। अब तो इधर जेन्युइन ज़्यादा केस आने लगे हैं, सड़क छाप वकीलों द्वारा भी ये सब किया जाने लगा है। सड़क छाप, माननीय अपने पेशे में खुद अधिवक्ता होते हुए सड़क छाप वकील कहने का मतलब किसी अधिवक्ता बंधु को जानबूझकर डोमिनेट करना या उसके डिग्निटी पर जानबूझ के आक्षेप करने का इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा कहकर मुझे अपने उस अधिवक्ता बंधु और बहन को उत्प्रेरित और प्रेरित करना है, मकसद है, जो शुद्धतम ढंग से पढ़े लिखे हैं और शुद्धतम पेशे में आना चाहते हैं।
हमारा किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, इसमें मेरा कोई आंतरिक इंटरेस्ट नहीं है। आगे मैं बात करूं तो संविधान के उपबंधों का उल्लेख करना चाहिए, उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए और निर्वचन के समर्थन में, यानी जो आप अब आप को इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में आप समझें, जब आपको कोई केस डील कर रहे होंगे तो किसी रूल को गोल्डन रूल से ट्रीट कर रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन की जितनी व्याख्या के सिद्धांत हैं, आपको सेमेस्टर में इंटरप्रिटेशन है, उस चीज का उपयोग आप अपने जजमेंट राइटिंग में भी कर सकते हैं। ये क्लास जो व्यवहारिक तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल उस समय हिट करेगा जब आप जजमेंट राइटिंग पे लिख रहे होंगे, अगर अति गंभीरता से आप हमको सुन रहे हैं तो। आगे, मामले के तथ्यों और संविधिक और संवैधानिक उपबंधों तथा सुसंगत वादों का नोट बना लेना चाहिए। यह नोट वाद की सुनवाई के समय महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। अक्सर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय, माय लॉर्ड, मांगते हैं, देखें कैसा जजमेंट है, तो उसकी एक प्रति आपको देनी पड़ती है। किस जजमेंट को आप कोड कर रहे हैं वो खुद पढ़ते हैं, अगर संभव हुआ तो समय भी ले लेते हैं, हम नेक्स्ट स्टेट पे देखेंगे। यानी कोई ओवर रूल करने की जरूरत नहीं करता, इसलिए उसकी सार्थकता आप तो स्वयं जानते हैं, इसको तो बताना नहीं है। सुसंगत सांविधिक और संवैधानिक उपबंधों एवं वादों को विनिश्चित करने और तैयार करने के बाद सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करना आवश्यक है। एविडेंस की बात कितनी बात आई, नहीं 2 लाइन तथ्य लिखा नहीं, पहले गवाही पे निगाह है। वही जो थोड़ी देर पहले कल मैंने एग्जांपल दिया था, 73 का मामला बनता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, 73 का केस फाइल कर रहे, तो ये अनुक्रम होना चाहिए। आप उसमें प्रोसीड करने समय जब अगर चार्ज फ्रेमिंग पूछ रहा है क्रिमिनल मैटर में, तो चार्ज फ्रेम करने से पहले आप ये देखें जिस मामले को प्रश्नों में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वाकई बनता भी है, एक दृष्टि तो पड़नी चाहिए। गलत कह रहा हूं? आगे देखें, साक्ष्य को 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री। मौखिक साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होकर दिया जाता है, जिसने देखा स्वयं से देखा हो, जिसने सुना स्वयं से सुना हो, अब इसको तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 59 के अनुसार सभी तथ्य दस्तावेज की अंतर वस्तु को छोड़कर मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। 59 एक सिंपल सेक्शन नहीं है, जो कहते हैं करे हर से, मतलब हर से एविडेंस को इतना मतलब वो कर दिया गया है कि जैसे लगता है कि कोई चीज़ अगर सुनी है तो वो मतलब बिल्कुल बेकार है। वो आदमी को शायद ही गंभीरता से पता हो कि अगर व्यक्तिगत उसने सुनी है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो 59 के दायरे में है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करना बेहतर होता है, इस कारण 61 के अनुसार दस्तावेज की अंतर वस्तुओं और प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को भी सिद्ध करने की कोर्ट अनुमति देता है, परिस्थितियां होनी चाहिए। बाकी तो एविडेंस की पॉइंट से। और एक चीज, उदाहरण के लिए ये दस्तावेज 1 से अधिक मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है तो प्रत्येक मूल प्रति प्राथमिक साक्ष्य होगी। इस पर उच्चतर न्यायिक सेवा में लगातार सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? आपका वही प्रैक्टिस पकड़ने के लिए। आपको पता भी है कि नहीं, अगर किताबी ज्ञान रखते होंगे तो आप यहां फेल करेंगे। यही वो जगह है जहां आपको आपके दिमाग को तराशते हैं। अब आपसे पूछिए 65B में ये जानना कि किन किन परिस्थितियों में एविडेंस प्रिंट या कंप्यूटर से अगर आप ले रहे हैं, उसकी प्रति बना रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही किन किन की तय होती है, कैसे तय होती है, उसका पंजीकरण कितना अनिवार्य है, उस पर पंजीकरण की क्या व्यवस्था है, ये सब चेक करने के लिए 65B लगातार पूछा गया है उच्चतर न्यायिक सेवा में। अगर आप क्रिमिनल मैटर देख रहे हैं तो 65B और क्या सिविल में भी मैटर आपका एविडेंस के लिए तो काम करेगा ही, पता होना चाहिए। तो संविदा को 2 मूल प्रतियां तैयार की जाती हैं, मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया तो प्रत्येक मूल प्रति प्राथमिक साक्ष्य होती है। उदाहरण के लिए लेखक और प्रकाशक के मध्य पुस्तक के मध्य संबंध में संविदा होती है। संविदा की 2 मूल प्रतियां तैयार की जाती हैं, दोनों पर लेखक और प्रकाशक के हस्ताक्षर हैं। एक मूल प्रति लेखक रख लेता है और दूसरी मूल प्रति प्रकाशक को दे दिया जाता है। ये दोनों मूल प्रतियां प्राइमरी एविडेंस हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यही रगड़ते रगड़ते आता है, इतना आपको डीप नहीं जाना है, लेकिन यह है कि शुरुआती दौर में आपको ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार अधिवक्ता को पत्रावलियां बनानी चाहिए।
प्रत्येक मामले की पृथक पत्रावली बनाना चाहिए। पत्रावली के मुख पृष्ठ पर मामले का सार लिखना बेहतर होता है। ये सब आपके सीनियर करते मिलेंगे, वो भी अपने सीनियर से ही सीखे होंगे। तो इस तरीके से अगर दस्तावेज सिद्ध करना है तो उसके स्वयं की नोटिस, जब मामले की प्रकृति ऐसी हो कि विपक्षी पक्षकार को इस बात को अवश्य ज्ञान देना चाहिए कि उसका दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, इसके लिए नोटिस। इसके जो कोर्ट में विद इन ट्रायल जो आपको झेलना पड़ता है, उसमें बहुत ही बारीक प्रक्रिया है और रत्ती भर कम नहीं है क्रिमिनल से सिविल। इसलिए इसके अध्ययन के लिए क्रिमिनोलॉजी में और सिविल सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता में आर्डर रूल का, खास करके आर्डर 20 का, आर्डर 21 का, आर्डर 1 से लेके 8 तक का विधिवत अध्ययन होना चाहिए। इसके आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आधा घंटा पूरा हो गया है, ज़्यादा बोलने पर आप सुनेंगे नहीं। बातें महत्वपूर्ण है, कंटिन्यू रहेंगी। ये तब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक मैं इसको जरूरी समझूंगा। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एक बड़ा मेजर टॉपिक है। स्पेशल 20 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन आपको सीधे प्रक्रिया विधि में मिलेंगे। 25 नंबर स्पेशली, चाहे जजमेंट राइटिंग, चाहे रिटन स्टेटमेंट, चाहे चार्ज फ्रेमिंग विद जजमेंट या विदाउट चार्ज फ्रेमिंग जजमेंट, ओनली जजमेंट। कंटिन्यू रहेगा कल, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 1 मार्च से चलकर 18 मई तक चलेगी। संपूर्ण टेस्ट प्रतियोगिता 30 टेस्ट की है, 30 प्रश्न पत्र आपको उसमें डील करने हैं। उसकी संबंधित सूचना या उससे जुड़े हुए फीस वगैरह के बारे में बात करने के लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर जो बोर्ड पे दिख रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल रेगुलर वीडियो से। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, राम राम। आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का, ईमानदारी से पढ़िए। अगर मेंस देने जा रहे हैं तो शुचिता और अनुशासन के बीच में रहिए, अपने को तरोताज़ा रखिए और दमदारी से पढ़िए, उत्तर धारदार लिखिए। इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभ आकांक्षा के साथ कल हम एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर आएंगे, जिसमें कुछ बातें होंगी और इसी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के मुद्दे पर बात कुछ और की जाएगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।